बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें मुल्क की मुआशी, सियासी और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल पर गौर व गौस किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का इस मौके पर यह कहना था कि हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है कि जो महंगाई है इसमें कमी लाई जाए। इजलास में किए गए फैसलों और बातचीत पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का ये कहना था कि हमारी ये कोशिश है और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि अगला जो इलेक्शन होने जा रहा है उससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मुंतकिल करे। उन्होंने अपनी बातचीत को मजीद जारी रखते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें बिलखसूस मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जो समुद्रवार पाकिस्तानी हैं वो उन्हें वोट का हक दिया जाए। ताहम जो इंतखाबी बिल है इस्लाहात से मुतल्लिक वो कौमी असम्बली से पास हो चुका है, अब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद है। दूसरी जानब आपके इल्म में है कि कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने भी एक लेटर लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को और कहा है कि तमाम पार्टीज के कंसेंसस पैदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को किरदार अदा करना चाहिए ताकि ये जो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बातचीत हो रही है या जो बिल है इस पर पोलिटिकल कंसेंसस बन सके। इसके अलावा भी कायदे इस इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का इंदिया दिया है और इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब से भी उनकी बातचीत हुई है। इसके साथ साथ हमारे इल्म में ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर मबनी बिल मंजूर किया है, इस पर इतराज़ात और खदशात का इजहार किया गया है। इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि आने वाले इलेक्शंस के लिए नहीं बल्कि ये जो इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात हैं ये आने वाले कई इलेक्शंस के लिए अहमियत की हामिल होंगी। इसलिए हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे और हमें ज्वाइन किया है अहमद बिलाल महबूब साहब ने। आप CEO और प्रेसिडेंट है पिलडेट के, जिनका काम है हमारी जो पार्लिमानी सियासत है, हमारी जो लेजिस्लेटिव एजेंडा है उस पर एक थिंक टैंक है इनका और बड़ा सरगर्मी अमल है। आपका बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। और मुझे बताया गया है कि कुछ लम्हों में हमें डॉक्टर उमेश कुमार साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर कौमी असम्बली, वो भी ज्वाइन करेंगे। अहमद बिलाल साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये अब चूंकि मामला जेर बहस है, अब तो कौमी असम्बली ने इसको पास कर दिया है इस कानून को, अब ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जेर बहस है और उस पर मौका है कि अपोजिशन इस पर अपनी राय भी दे सकती है। इलेक्शन कमीशन को भी मदऊ किया गया है, शुनीद यही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कहेंगे, इसमें पार्लियामेंट के अंदर भी बहस हो रही है, इलेक्शन कमीशन के कुछ एतराजात भी सामने आए हैं और साथ साथ अपोजिशन ने APC बुलाने का भी फैसला किया है। आपकी क्या है इस हवाले से, कौन सा तरीकाकार बेहतर है? क्योंकि गवर्नमेंट के ये कहना है कि मामला पार्लियामान के अंदर जेर बहस हो और पार्लियामान जो है वही सबसे बेहतरीन फोरम है कानून साजी के हवाले से। बहुत शुक्रिया अनवार साहब। इस हद तक तो मैं हुकूमत से मुत्तफिक हूँ कि जो इत्तफाक राय पैदा करने का फोरम है वो तो पार्लियामेंट ही है जी, क्योंकि पार्लियामेंट को कानून साजी करनी है, पार्लियामेंट को इत्तफाक राय करना है। अगर पार्लियामेंट के अंदर बहस भी नहीं होनी, इत्तफाक राय भी नहीं पैदा करना, तो फिर पार्लियामेंट का क्या काम है? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बावजूद इसके कि दोनों हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं और वो इकट्ठे बैठ के बहस भी नहीं कर सकते, कंसल्टेशन भी नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद मैं इस हक में नहीं हूँ कि ये पार्लियामेंट के अलावा किसी और इदारा का, वो इलेक्शन कमीशन जैसा मोहतरम इदारा ही क्यों ना हो, पार्लियामेंट का जो काम है वो किसी और इदारे के सपोर्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें तो दोनों को, हुकूमत को उसका रोल ज्यादा है, उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है, और अपोजिशन को भी, दोनों को पार्लियामेंट के अंदर ही मिलकर बैठना चाहिए और इसके अंदर कंसल्टेशन करनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन ने ये जो बात कही है उसकी एक वजह ये भी होगी कि इन्होंने साबिका जो कौमी असम्बली के अंदर जो साबिका बिल पास हुआ है उसके अंदर कोई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बहस नहीं हुई। जिस दिन ये एक तो खैर ये कमेटी से भी कंसेंसस से पास नहीं हुआ, उसमें 8 मेंबर से 21 के टोटल तादाद होती है कमेटी के मेंबर्स की, 8 लोग मौजूद थे, 3 अपोजिशन के थे, 5 गवर्नमेंट के थे, वहां पे भी कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ। और फिर जब ये असम्बली में आया तो उसी दिन असम्बली ने उसको पास कर दिया, कोई बहस नहीं हुई। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये अब इत्तफाक राय पैदा करने की टोटल जिम्मेदारी सेनेट की, पार्लिमानी अमूर की कमेटी की है या सेनेट की है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों फरीक अपनी गलती से सीखेंगे
और सेनेट की कमेटी में जिसको चेयर भी एक अपोजिशन के इंतहाई मोहतरम जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताज हैदर साहब वो करते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा मौका है कि वो इत्तफाक राय पैदा करने की इस कमेटी में कोशिश की जाए, इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया जाए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुना जाए और उसके बाद ये जो इत्तफाक राय पैदा हो वो सेनेट पे आए और उसकी रोशनी में जाहिर है कुछ तब्दीलियाँ होंगी और तब्दीलियाँ होंगी तो फिर ये मामला वापस किया तो नेशनल असेंबली में जाएगा या फिर वो जॉइंट सेशन में आएगा। लेकिन इसमें इत्तफाक राय बहुत ज़रूरी है, ये आम लेजिस्लेशन नहीं है। अगले इलेक्शन में अगर वो ये चाहते हैं कि नताइज पे कोई तनाज़ा खड़ा ना हो तो इस मौके पे इत्तफाक राय इन रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी है। चल, इन रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें स्टूडियोज़ पे ज्वाइन कर लिया है डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने। मैं उनका ग़ायबाना तारुफ करा दिया था। मेंबर कौमी असम्बली हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, पीटीआई से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अहमद बिलाल महमूद साहब से मैंने राय ली, मैं आपसे लेना चाहूँगा। कौमी असम्बली से जो पास हो उस पर अपोजिशन काफ़ी सराप एहतजाज है। वो कहते हैं हमारी राय नहीं इस पर ली गई और अब कायदे इस पर खिलाफ कहते हैं इस पर APC होनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है? सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में तो है और जैसे अभी अहमद बिलाल साहब कहते हैं कि ताज हैदर साहब काफ़ी पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, वो इस पे बातचीत और हो सकता है कंसेंसस डेवलप हो जाए। इन प्रिंसिपल आप इस हवाले से आपकी क्या राय, क्योंकि आप हमेशा बड़ी आजादाना राय रखते। मैं पहले आपकी राय लूंगा, फिर ओवरसीज पे भी जाऊंगा। पहले तो आपके चैनल की तरफ से मैं अहमद बिलाल साहब से जो ना वो एक गिला करूंगा कि पहले ये पिलडाट में सारे जो MNAs आते थे ना नए जी, उनको बुला के समझाते थे कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं। आजकल वो बुलाते नहीं है पिलडाट में। चले ये कन्वे भी तो हो गया, ये कन्वे हो गया। एक तो ये करें, दूसरी चीज ये देखें का मसला था, आप कुछ इंशाल्लाह बेहतर होगा तो करेंगे। कोविड क्या कह रहे हैं इशू था, आप इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, अब आ जाएं इसके ऊपर। देखें इलेक्ट्रो रिफॉर्म, चाहे 18th अमेंडमेंट हो, चाहे आपका इलेक्ट्रो रिफॉर्म 2017 हो। 2017 में एक साल जब PTI ने धरना लगाया तो नू लीग ने सारी जो नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग थी वो रोक दी थी कि भाई किसी भी हालत में जो भी इलेक्ट्रो रिफॉर्म 2017 हो वो विद कंसेंसस हो। मैं खुद उस पार्ट का हिस्सा था। अभी भी कभी भी कोई भी इलेक्ट्रो रिफॉर्म विदाउट कंसेंसस अगर होगा तो उस इलेक्ट्रो रिफॉर्म का कोई मकसद नहीं रहेगा, चाहे वो अक्सरियत के साथ पास भी हो जाए। मगर ये कहना कि हम असेंबली का फोरम छोड़ के हम बाहर असेंबली से बैठे हुए सिर्फ मौलाना साहब की वजह से हम APC में डिस्कस करें, इस चीज़ के मैं फेवर में नहीं हूँ। ये मैं बिल्कुल इस फेवर में हूँ कि अगर नेशनल असेंबली ने उसको भेज दिया है और वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में आ गया है, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात की थी कि आप वहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कंसेंसस के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को बुला के आप उस बिल को सेनेट की कमेटी में फाइनल करें। फाइनल हो जाए, सारी लीडरशिप ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की ऑन बोर्ड होगी। कंसेंसस के साथ अगर हम उस बिल को दोबारा सेनेट से जब नेशनल असेंबली में आएगा एज इट इज, और ये एक मर्तबा नहीं, बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशन है जो नेशनल असेंबली में पास हुई मगर सेनेट में आगे रुकावट बनी, वो वापस आई, फिर सेनेट से वापस आई और कंसेंसस डेवलप हुआ। और डॉक्टर साहब ये तो आपने बात की पार्लियामेंटेरियंस की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मैं पढ़ रहा था, उन्होंने 42 एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा बाज़ जो आपकी तरमीमात हैं इस्लाहाती वो आइन से मुतसादिम है, बाज़ जो हैं वो ECP उस पर मुतफिक नहीं, ECP की पावर्स उससे कर्ब हो रही है, नादरा को इख्तियारात दे रहे हैं। ये क्या वजह है? ECP को ऑन बोर्ड होना चाहिए ना? देखें ECP एक ऑटोनोमस एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको पहले हमें ऑन बोर्ड उसको लेना पड़ेगा। नंबर 1 ये भी नहीं कि हम कहें कि भाई एक जो पूरा नेटवर्क है IT का जो नादरा के साथ है और हमें नादरा के साथ अगर है तो नादरा के अंदर वो यूनिट का कंट्रोल भी किसके पास हो, ECP के पास हो, क्योंकि जवाबदेह कौन है? नादरा नहीं है, ECP जवाबदेह ECP है। अब इनकी जो भी पैरा है 42 पैरा है, उसमें कुछ ये है कि जो कहती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी चाहिए, कुछ ये कहती हैं कि एक्ट के थ्रू पास होना चाहिए। तो मैं समझता हूं जब कंसेंसस डेवलप हो जाएगा तो इलेक्शन कमीशन को भी कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर उंगली नहीं उठाएगी तो मोरली उनका भी एक फर्ज भी बनेगा और वो भी चाहेंगे। एक एतराज ये भी आ रहा है क्योंकि अपोजिशन ही, फिर मैं अहमद बिलाल साहब को चूंगा, उजलत में है PTI, क्या उजलत में है कि ये तरमीम पास हो जाए, इस्लाहाती अमल हो जाए? देखिए मैं अभी तो इलेक्शन में 2 साल पड़े मैंने हैं। अर्थशास्त्र पढ़ा है चाणक्य जी का, मैंने उसके ऊपर बहुत लिखा भी है। वो कहते हैं कि कोई काम करने से पहले आप 10 मरतबा सोचें, मगर करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस इतना हो कि आप उसको डिफेंड कर सकें। मैं समझता हूं हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर
जल्दी क्रेडिट या जल्दी ये, जैसे नहीं बॉस इज ऑलवेज राइट की जो थ्योरी है जो हमेशा आर्मी में चलती है, आजकल पॉलिटिकल पार्टीज में भी ये चल गई है कि जल्दी में हम जो चीज करते हैं। ये आज से नहीं, मैं 2002 से हूं ऐसा, और ये मुख्तलिफ टाइम पे ये देखता आ रहा हूं कि हर गवर्नमेंट के अंदर ये चीजें होती हैं। अच्छा, मगर आप जो भी चीज रिफॉर्म की हो, उन चीजों के अंदर देखिए ना, जुडिशियल रिफॉर्म हो, इलेक्ट्रो रिफॉर्म हो, आपका ये सारे क्रिमिनल केसेस इतने जो है, जितना लोड लगा हुआ है। आज एफबीआर के अंदर, आज हम फाइनेंस कमेटी के अंदर बैठे थे, उन्होंने कहा हमारे पास 30 चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जबकि हमें पूरा नेटवर्क चलाने के लिए इनकम टैक्स के हमें 150 चाहिए। अब ये देखें ना, ये चीजें बहुत ज्यादा ये डिबेटेबल चीजें हैं कि एक तरफ हम बोलते हैं कि भाई एफबीआर तंग करता है, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि भाई ये होता है। तो ये चीजें मैं समझता हूं इसके ऊपर ओपन डिबेट होनी चाहिए। ठीक है। 2-3 चीजें, एक हमारी फॉरेन पॉलिसी, एक हमारी फाइनेंशियल पॉलिसी, और एक हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें। मैंने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी एक चीज लिखी। मैं फॉरेन पॉलिसी पे तो आपकी इजाजत से मैं जरा ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से नहीं, उसी के ऊपर, हाँ, मैं सिर्फ नुक्ता नजर लूं। अहमद बिलाल महबूब साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, फिर मैं रोमेश साहब के पास आऊंगा। आपकी क्या राय है? एहसन इकबाल साहब का बयान आया था कि समुद्र पार पाकिस्तानी जो है उन्हें क्या मालूम कि उनका चूंकि आबाई डिस्ट्रिक्ट है, नारोवाल की सियासत में क्या रोल है, इसलिए उनको वोटिंग राइट दे देना साइंस फ्रांसिस्को में बैठे हुए शख्स को वो मुनासिब नहीं है। आपकी मैं राय लूंगा। वैसे तो आज चूंकि बजट भी जेर बहस है, डॉक्टर उमेश कुमार साहब मेंबर कौमी असम्बली है, अब कौमी असम्बली और सेनेट में 27 अरब डॉलर हमें रिमिटेंसेज आया है, तो हम बहुत खुश हैं। और ये समुद्र पार पाकिस्तान पे एतबार करके यहाँ पैसे भेज रहे हैं, वो तो हमारी इकोनॉमी का एक्टिव पार्ट है। क्या पॉलिटिक्स का एक्टिव पार्ट नहीं होना चाहिए आपकी राय में समुद्र पर पाकिस्तानियों को? राज साहब, पहले तो बात यह है कि रमेश कुमार वाकवानी साहब ने जो बातें कही हैं बहुत रिफ्रेशिंग है। वो वाकई बहुत इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं और बहुत उनकी राय बड़ी मुनासिब है जी। जो वो कह रहे हैं कि कंसेंसस होना चाहिए, अब सेनेट पे होना चाहिए और पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल होना चाहिए दूसरे फोरम्स की बजाय। ये बिल्कुल यही बातें मैंने अर्ज की थी। देखिए, जो ओवरसीज पाकिस्तानी का मामला है ना, उसके बारे में तो ये सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है। हमारी अपनी जाती राय कुछ भी हो कि ओवरसीज पाकिस्तानी के हक तो मौजूद है, लेकिन उनको एक सहूलत दी जाए कि वो जिस मुल्क में भी बैठे हुए हैं उस मुल्क से अपना वोट कास्ट कर सके। लेकिन मुश्किल एक है, बहुत बड़ी मुश्किल है। मुश्किल ये है कि वो कैसे ये काम करें। पोस्टल बैलेट पे सियासी जमातें तैयार नहीं है। पोस्टल बैलेट का एक तरीका है, पोस्टल बैलेट पे हर एक को शक होता है कि पोस्टल बैलेट जो होंगे उनको किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट कर लिया जाएगा। अभी थोड़े से वोट पोस्टल बैलेट होते हैं कैदियों के या सरकारी अफसरों के या माजूर अफराद के भी होते हैं, वो बहुत थोड़े से होते हैं, उसमें भी शक रहता है। अब वो कहते हैं कि इंटरनेट वोटिंग की जाए। इंटरनेट वोटिंग के ऊपर आपको मालूम है साबिक चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई थी, बहुत बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई और ये कहा कि इंटरनेट वोटिंग सिक्योर नहीं है। उसमें सिक्योरिटी जब तक नहीं होती हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये पता नहीं चलता कि वो आदमी अपनी मर्जी से वोट दे रहा है, ये वही बंदा वोट दे रहा है, ये किसी दबाव में वोट तो नहीं दे रहा। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने उस रिपोर्ट को दोबारा रिव्यू करने के लिए, उसका ऑडिट कराने के लिए एक स्पेनिश कंसल्टिंग फर्म को हायर किया था। अच्छा। उस स्पेनिश कंसल्टिंग फर्म ने भी अभी मेरे ख्याल हफ्ता 2 हफ्ता पहले अपनी रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने टास्क फोर्स के जो खदशात थे उनको दुरुस्त करार दिया है और वो भी यही कह रहे हैं कि इंटरनेट वोटिंग जो है वो सिक्योर नहीं है। तो असल मसला इस वक्त ये नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत दी जाए या ना दी जाए। असूली तौर पे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपनी रूलिंग दे चुका हुआ है। असल मसला ये है कि वो क्या सिक्योर तरीका है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सके। तो असल मसला ये है, अभी तक कोई उसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो कानून साजी हुई है इसमें ये लिख दिया गया है कि क्यों दिया जाए, लेकिन कैसे दिया जाए ये नहीं लिखा गया। अब जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किस तरीके से कोई ऐसी तारीख चीज ढूंढ के ले आए जो हिंदुस्तान भी कई सालों से करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पाया। तो मुझे दुश्वारी जो है वो उस तरीके की लगती है, एक असूली तौर पे उनको सहूलत देने की नहीं लगती।
ये बड़ा अहम नुकता है। ये इलेक्शन कमीशन के भी मेरे सामने एतराज़ात हैं जो कहा है कैसे दिया जाए। पीटीआई कहती है कि जी हम हर सूरत में दिलवाना चाहते हैं, पर कैसे? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रेमिटेंस की जो बात आपने की ना, वो अपने तौर पे है। हमें हमेशा किसी न किसी को रोल मॉडल बनाना पड़ता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप कभी चाइनीज़ की बात करते हैं, कभी महातीर की बात करते हैं, कभी नेल्सन मंडेला की बात करते हैं, मगर उन्होंने किस तरीके से तरक्की की और उन्होंने किस तरीके से, नेल्सन मंडेला इतना अरसा जेल में जुल्म सहने के बाद भी किस तरीके से आगे बढ़ा। कम से कम उन लीडरान को देखते हुए हमें वो पॉलिसी भी उस तरीके से अपनानी चाहिए। मगर हम रोल मॉडल के लिए भी हमें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हो, चाहे हमारे पास जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट देने का हो, दुनिया के अंदर सिस्टम क्या है। हम दुनिया के अंदर और नहीं देखें, वो मुल्क जिसके ज़्यादातर लोग ओवरसीज़ में रहते हैं, सबसे बड़ा मुल्क वो इंडिया है। इंडिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है, तीसरा पाकिस्तान है, चौथा श्रीलंका है। ये कंट्रीज हमें इनको पहले ऑब्जर्व करना चाहिए कि यहाँ पे इंडिया में सहूलत है ओवरसीज इंडियंस? बिल्कुल है। अब वहां पे वोटिंग राइट की, वहां पे देखे, मैंने इतनी अभी इसके ऊपर रिसर्च नहीं, मैं जो बोलता हूं उसके ऊपर जब मुझे रिसर्च होती है फिर मैं उसके ऊपर इतनी ज्यादा बात करता हूं। मैं समझता हूं इसके लिए भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी तो का आपने बिल तो पास कर दिया है रमेश साहब। देखिए, असेंबली से मैं समझता हूं कि अब गवर्नमेंट के अंदर तो जब बिल आता है तो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पढ़ना तो चाहिए आप मगर मगर नहीं, वो बिल्कुल कि मैं इस फेवर में हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, उसके अंदर भी पहलू है। मैंने उसके ऊपर डिस्कस भी किया था उस दिन कि जैसे ये एहसन इकबाल उस दिन कह रहा था, एहसन इकबाल उस दिन कह रहा था, उनको क्या मालूम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ठीक का? है, नहीं, ये कहना गलत है। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, गुजरांवाला के बंदा जो है, वो अब एहसन इकबाल क्या कहता है कि आप उनके लिए जितनी लोग हैं, अगर आप रहते हैं कि 90 लाख रहते हैं, उस हिसाब से आप उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाए कि वो वोट दें। मैं कहा वो नहीं, आप कम से कम हर बंदे को इल्म है कि मेरे गुजरांवाला में क्या है, हर बंदे को पता है कि मेरे कराची के इश्यूज क्या है। जितना लोग जो बाहर रहता है ना, उतना उसको अपने वोट दें कैसे, इस नुकता ही है। अच्छा, अब आ जाए उसको दें कैसे। मैंने कहा उसी को देना चाहिए। उसको हर बंदे को अपने लोगों का पता है कि अपने शहर के प्रॉब्लम क्या है, मुझे किस पॉलिटिकल पार्टी, पहली चीज। अब देना कैसे चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सिस्टम हमने बात की है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मेरी नजर में है, हमारी जहां पे भी ऑफिस हैं, जहां पे भी, जैसे लंदन है भाई, लंदन में हम करते हैं कि भाई ये लंदन, बर्मिंगम, ये मुख्तलिफ सेक्टर मशीन हो, जहां पे ईवीएम मशीन हो, वो कनेक्टेड हो थ्रू नादरा सिस्टम। यहाँ पे वहां पे एजेंट बैठे हुए हो। हर पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनेशनल तंजीमें हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की इंटरनेशनल तंजीम है। लेकिन आपने तो लंदन की बात की ना डॉक्टर उमेश साहब, हमारे बहुत से तो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वहां पर कैसे किया जाएगा? मजदूर तबका बहुत ज्यादा है। आपने जो बात की वो तो देरी करती है ना। देखें, आप जहां पे कंप्लाइंस लाजमी नहीं 100% कंप्लाइंस हुआ वो फौरन हो जाए। गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन, इदारे मुख्तलिफ इसको देखेंगे कि कितने अरसे के अंदर उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो इस तरीके से जाए। मगर उसके लिए भी मैं समझता हूं पहले हमें देखना चाहिए, हमें इस चीज के ऊपर एक लाइन पे होना चाहिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक होना चाहिए, नंबर 1। हमें नंबर 2 ये कि हमें सब पॉलिटिकल पार्टी को ये कंसेंसस होना चाहिए कि हमारी इलेक्शन फेयर हो। उसके लिए हम ईवी मशीन का इस्तेमाल करें या और कोई इस्तेमाल करें। ये बिल आया हुआ है, अभी फाइनल नहीं हुआ है ना, ठीक है, ये तो उधर बैठ के हम डिस्कस करें। लेकिन आपने जो ईवीएम की बात की, अहमद बिलाल साहब, ईवीएम्स की बहुत हम चर्चा सुन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, आपकी क्या राय? इलेक्शन कमीशन ने तो कहा है कि इसको कैसे गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग के वक्त कैसे इनको ऑपरेट किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान के इश्यूज हैं, यहाँ पर लोड शेडिंग भी है और मौसम गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर इनकी एक्यूरेसी, सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी पर उनके अभी जहनों में, अजहान में कुछ सवालात हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से ईवीएम्स? देखिए अनवार साहब, मैं बहुत हैरान हूँ इस बात पे, और मैं रमेश कुमार साहब की तवज्जो भी इस तरफ दिलाना चाहता हूँ क्योंकि वह रुकने समझी है कि ये बड़ी हैरानी की बात है कि इलेक्शंस एक्ट 2017 में ये बात 2 शिकें लिख दी गई थी, ईवीएम के बारे में और इंटरनेट वोटिंग के बारे में। एक गालबन 94 थी और एक गालबन 103 थी। उन दोनों सेक्शंस में कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की गई थी कि आप तजुर्बाती तौर पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हासिल करें और उसको कुछ तजुर्बाती तौर पे इस्तेमाल करें अपने बाई इलेक्शन में। जी। इसी तरह उन्होंने इंटरनेट वोटिंग के बारे में भी उन्होंने कहा
कि आप कुछ मुल्कों में जहां ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं उनकी वोटिंग भी करवाएं बजरिया इंटरनेट वोटिंग, और फिर रिपोर्ट पेश करें। फिर रिपोर्ट ये हुकूमत पाबंद होगी कि 15 दिन के अंदर ये पार्लियामेंट में पेश करें जी। ये दोनों रिपोर्टें इलेक्शन कमीशन ने 100 के करीब को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हासिल की थी और मुख्तलिफ बाई इलेक्शन उन्हें यूज किया, फिर उन्होंने रिपोर्टें बनाई। ये 2018-19 में ये रिपोर्टें मुरतब होकर हुकूमत को दे दी गई थी। वो आप अंदाजा करें कि 2 साल हो गए वो रिपोर्टें वहां पड़ी हैं और अभी ये पार्लियामेंट के अंदर इन पे डिबेट हुई। अभी इस मौजू के ऊपर कोई कानून साजी करने से पहले चाहिए तो ये था कि उन रिपोर्टों के ऊपर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर होना, भाई क्या तजुर्बा हासिल किया आपने, अहम ताकि नुक्ता है। उसके बाद पता चलता कि उस तजुर्बे से क्या हासिल हुआ। तो मेरे ख्याल में सही तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो हुकूमत ने इतना पैसा खर्च किया, 100 मशीनें हासिल की, तजुर्बा हुआ मुख्तलिफ जगहों पे, तो इलेक्शन कमीशन की वो रिपोर्ट बहस में लाएं और फिर फैसला करें। मेरे ख्याल में ये तरीका है। लेकिन उसके बगैर आप तकरीबन मेरे ख्याल में 100 से 150 बिलियन रुपए का खर्चा होगा उनको प्रोक्योर करने पे, उनके स्टोरेज पे, उनकी ट्रेनिंग पे, इतना बड़ा खर्चा। और फिर आप ये चाह रहे हैं कि 2 साल के अंदर ही हो जाए। हिंदुस्तान ने इसको 22 साल में किया ये सारा काम, ताकि लोगों के अंदर एतमाद पैदा हो। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसमें लोगों में एतमाद नहीं होगा और लोग आप ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं कि ऐसा इलेक्शन हो जिसमें लोग उंगली ना उठा सकें, जिससे इत्तफाक कर आए हो। और अगर आप फिर भी इत्तफाक कर आए हो और आप इतना पैसा भी खर्च कर दे तो ये दुरुस्त नहीं है। मेरे ख्याल सही सीक्वेंस ये है तो उस रिपोर्ट पे बहस कराएं ताकि उसकी रोशनी में फिर इत्तफाक कराए पैदा हो। डॉक्टर साहब, ये अहम नुक्ता उठाया है कि उन रिपोर्ट्स का अगर देखा जाए कि वो जो तजर्बाती बुनियादों पर इस्तेमाल की गई थी मशीनें और इंटरनेट वोटिंग, उसके नताइज क्या निकले? इनपुट है ना आपके लोगों के लिए। देखिए मैं समझता हूँ हमेशा जो डॉक्टर होता है ना, MBBS पास करके आए मगर जब प्रैक्टिकली उसका 1 साल हाउस जॉब नहीं होता है तब तक उसको उस लेवल का तजर्बा ही नहीं होता है। 3rd ईयर से लेके फाइनल ईयर तक उसको प्रैक्टिकल लाइफ में गुजारते हैं कि पढ़ने से ज्यादा आप उसको एक्सपीरियंस से गुजरें। यहाँ तो हमारा एक्सपीरियंस अगर इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोनों पैरां थी, और इसके मैं तभी कह रहा हूं कि उसके ऊपर पूरी डिबेट होनी चाहिए। उनके जो व्यूज है, सवाल तो ज़हन में उनके व्यूज भी वो लाजमी हुआ होगा। मैं उस फोरम पे नहीं था मगर वो लाजमी हुआ होगा, उनका इनपुट भी लिया होगा, इंटरनेशनली भी उस चीज़ों को देखा होगा। ईवी मिशन बुरी चीज़ नहीं है, पूरी इंडिया के अंदर चलती है, अमेरिका के अंदर चलती है, बिल्कुल चलना चाहिए, मगर उसके ऊपर किसी को शक शुबा नहीं हो। यहाँ पे पता है क्या शक है? यहाँ पे ये बैठ गया था बकौल उनके मुबैना तौर पे, ये शक है कि भाई ना मैनिपुलेट हो जाए। जब आप उसको उसी टाइम देखें, जो एक्सपेरिमेंट के तौर पर फवाद ने जो लगाई थी, फवाद चौधरी ने जो असेंबली के बाहर, असेंबली के अंदर जो लगाई थी ईवीएम मशीन, वो आपने जैसे निकल रही थी, वोट जैसे हो रहा था, पर्ची निकल रही थी, फाइनल रिजल्ट निकल रही थी, हर चीज आपके सामने थी, कुछ नहीं हो सकता था यहां पे। अब उनकी एक प्रेजेंटेशन उन्होंने दी है, कम से कम टेबल के ऊपर बैठना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि हमें बात नहीं करनी है, हमें ये नहीं करनी है, आज कैसे खत्म हो सकता है? अच्छा, दूसरी चीज आज आप जो पीटीआई की गवर्नमेंट को आप इल्जाम लगा रहे हैं कि पीटीआई, ये इस गवर्नमेंट में नहीं, हमेशा मुख्तलिफ गवर्नमेंट में बहुत मरतबा मियाँ साहब के टाइम पे भी ऑर्डिनेंस आते थे, बहुत मरतबा ऐसे होते थे कि बिल आ गया, आने के बाद 6-6 महीना उसके ऊपर डिस्कस होता था कि भाई ये आ गया, गलत था ना। देखो गलत था, ऐसे तो ऑर्डिनेंस आना भी गलत है, मगर आ रहे हैं सिस्टम। तो मैं समझता हूं उसका हल क्या है? हल ये है कि हम बैठ के इन चीजों को, हमारी जो है ना वो एक सियासत अब यो हो गई है कि हम एक दूसरे को गंदा इस तरीके से करते हैं कि इंटरनेशनली भली हमें कितना भी उसका नुकसान उठाना पड़े। अभी आज मैं देख रहा था कि ओसामा बिन लादेन वाली चीज को अब कोई बाहर मुल्क कोई इस तरीके से नोट करे या नहीं करे, मगर हम इस तरीके से उसको पेश कर रहे हैं कि हम दहशतगर्दों को, हम जो हमारे ऊपर हमेशा इल्जाम लगता है कि हम उनके डिफेंडर भी हैं, हम उसके पनाहगाह भी हैं, सब कुछ है। ये चीज जो है ना, हम अपने मफादात या हमारी गंदी सियासत के लिए हम ऐसे चीजें निकलते हैं, ये हमारे मफाद में नहीं है, जो हमारे मुल्क के मफाद में नहीं है, हमारे मफाद में है, उससे मुराद, लेकिन हमारे मफाद में नहीं। मतलब जो बात करता है वो कहता है कि ये तालिबान पार्टी है और हम जो है वो एक लिबरल पार्टी है, दुनिया हमें आगे करे, मगर वो ये नहीं समझता
कि अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी लीडर के ऊपर ये उंगली उठाते हैं और वो भी पाकिस्तान की लीडरशिप के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक बात है। तो आपको उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ता है। ये तो है। तो बात ये यह है अब कि यहाँ पे हम बैठने के लिए तैयार नहीं है, हम ऐसे अब ये बातें। क्या वजह, अहमद बिलाल महबूब साहब, रुबेश कुमार साहब कह रहे हैं बैठने के लिए तैयार नहीं है। सर रुकावट क्या है? देखिए अब बजट सेशन में पहले तो जो 3 दिन हुआ वो तो बहुत ही काबिले अफसोस बात है, वो मनाजिर हमने खुद भी देखे। लेकिन अब डिबेट एटलीस्ट हो रही है, हुकूमत और अपोजिशन बैठी, बेटर सेंस प्रिवेल्ड। तो क्या ये तरीकेकार इंतखाबी इस्लाहात के लिए नहीं हो सकता कि चले अपने डिफरेंसेस हैं आपके, लेकिन आप बैठ जाए और इस पे एटलीस्ट बातचीत तो करें अक्रॉस द टेबल, तब जाकर कोई चीज सामने आएगी ना? बिल्कुल होना चाहिए, इसके बगैर तो बात आगे चल ही नहीं सकती। लेकिन असल में माजी में जब भी ये बैठे हैं ना, तो उसका कोई तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। उसके नतीजे में इल्जामात लगे, खासतौर पर नैब के लॉ के अंदर कुछ फैटफ के हवाले से थी। तो उस मौके पे फैटफ का तो तजुर्बा बहुत अच्छा था। फैटफ के बहुत से लॉ तो इत्तेफाक के राय से पास हुए कौमी। नहीं, उसमें कहा था ना कि वो 34 पॉइंट्स जो आए थे जो नैब के लॉ के हवाले से थे इब्तिदा में, नैब के हवाले से बात हुआ, उसके ऊपर एतराज हुआ और बाद में कहा गया कि ये देखिए, ये इन्होंने जो तरामीम पेश की थी ये तो एनआरओ लेने की कोशिश थी। मेरा ख्याल वो गैर मुनासिब बात थी। कमेटी के अंदर जब बात होती है, कोई आदमी अपनी तरामीम पेश करता है, आप उसको बेशक कबूल करें या ना करें, आपके पास मेजॉरिटी, आप उसे कबूल ना करें, लेकिन एक दूसरे पे इल्जाम अगर आप लगाएंगे तो आइंदा के लिए ये एतमाद ही नहीं रहेगा कि वो आपके साथ बैठे। तो अब एतमाद मजरू हुआ था। अब सर क्या करें? अब माजी के हम माजी के कैदी बन के रहेंगे, अब आगे कैसे बढ़ेंगे? अभी ये अच्छी बात हुई है कि कम से कम ये बजट सेशन में खराबी के बाद फिर ये थोड़ा सा आपस में मिल बैठे हैं और एक दूसरे की बात सुनने की एक रिवायत पैदा की है। तो इसको आगे बढ़ाया जाए, मेरा ख्याल में ज्यादा एतमाद पैदा किया जाए। इसमें जो लोग हैं जिनको पार्लियामेंट का बहुत ज्यादा तजुर्बा है, और मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इसमें इनिशिएटिव लें, इससे एतमाद पैदा करें। अहमद बिलाल साहब, मेरे जहन में एक ब्रेन वेव में एक बात आई है। ठीक है, आपने सही कहा, पार्लियामेंट फोरम है, उसमें लीडर ऑफ द हाउस इनिशिएटिव है, अपोजिशन को चाहिए वो भी रेसिप्रोसिटी दिखाएं, जिद पे ना अड़े। आप पिलडेट ने कोई नहीं सोचा कोई गैर रस्मी इस पे नशिस्त कराई जाए, पार्लियामेंटेरियंस को बुलाया जाए, इस मामले पर बहस हो? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने कहा कोविड, तो अब तो वेबिनार का भी सीजन है, तो वो भी करवाए जा सकते हैं कुछ थिंक, ताकि कोई इसमें हम पुश फॉरवर्ड की तरफ आगे बढ़े और सिविल सोसाइटी भी अपना रोल अदा करे। हम इंशाल्लाह कुछ करने का इरादा रखते हैं। लेकिन जब ये सेनेट में ये बात शुरू हुई और ताज हैदर साहब से मेरी कुछ कम्युनिकेशन भी हुई है, अच्छा, तो उससे मुझे लगता है कि वो कमेटी एक वसी तर इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए तैयारी कर रही है। और ताज हैदर साहब की मौजूदगी में चूंकि अपोजिशन उसको हेड कर रही है, तो अपोजिशन को उसके ऊपर एतराज का भी ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस कमेटी से मुझे उम्मीद है कि कोई इत्तेफाक राय की सीरियस कोशिश होगी। हुकूमत भी कोशिश करे तो कौमी असम्बली में जो पास करके आए हैं उसी पे इसरार न करे, क्योंकि उस पर तो कोई बहस हुई नहीं, तो बगैर इत्तेफाक के राय के वो हुआ है। तो अब ये सेनेट की कमेटी में वो भी तावन करे और अपोजिशन भी तावन करे, क्योंकि बहुत ठंडे मिजाज के और अच्छे मेच्योर आदमी है ताज हैदर साहब, तो वो काम कर सकते हैं, उससे फायदा उठाएं। ये बहुत अच्छा मौका है मेरे ख्याल। आप समझते हैं अच्छा मौका है? जो मैंने यही कहा कि जो कमेटी के अंदर जो वो लोग जो सोबर हैं, बहुत सारे हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अच्छे लोग हैं जो कंसेंसस डेवलपिंग नेचर के हैं, उन लोगों का एक कंसोर्शियम बनना चाहिए बैठ के, मगर इंडिपेंडेंट। जैसे अभी आपने बिलाल साहब को कहा, बिलाल साहब हैं, फाफिन हैं, इनकी भी अपनी एक रिकमेंडेशन वेटेज रखती है, बिल्कुल ठीक है। ये भी अगर सीनियर लोग उनके साथ बैठ के, हम लोग इनके पास जाते हैं और बैठ के अगर एक अच्छी, क्योंकि इनके पास रिसर्च टीम है, एमएनए के साथ, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं जब तक रिसर्च नहीं करता लाइब्रेरी तो बड़ी अच्छी है वैसे पार्लियामेंट हाउस से, मैंने देखी है, लाइब्रेरी उससे कोई इस्तेफादा हासिल करता है मेरे अलावा मुझे बना हुआ है, मुझे पूरा इदारा है, इदारा है पूरा रिसर्च जो विंग है हमारी और लाइब्रेरी है, मैं अपने अलावा और किसी को कम देखता हूँ। ये तो क्या कहते हैं, दरिया को कूजे में बंद कर दिया, अपने अलावा किसी को बहुत कम देखता हूँ, क्योंकि मैं फालतू बात नहीं करता। जैसे अभी आपने कहा ना, मैंने कहा पहले मुझे उसके ऊपर कमांड होनी चाहिए। तो लोगों को ये सोच होनी चाहिए कि हम उस चीजों को, मैं समझता हूं कि जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो इस पे अपना रोल अदा करें, ऊपर भी अपना रोल रखते हैं, मगर पार्लियामेंटेरियन का जो रोल है वो अपने जगह पे है। इस वजह से उनको अपना पॉजिटिव रोल इख्तियार करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मियां साहब ने
जब पीपुल्स पार्टी ने कहा 62 63 की अमेंडमेंट हाँ, करें, उस वक्त नहीं मियां साहब मानी। ने कहा नहीं। और फिर मगर उसी जब पे पीपुल्स पार्टी, जब मियां साहब ने कहा अब Disqualify करें, तो पीपुल्स पार्टी नहीं, और फिर उसी पे डिस्क्वालीफाई टाइम ये घड़ी चलती रहती सादे है, क्रम रुकता नहीं है, मगर राइट डिसीजन राइट टाइम पे वो करता है जिसकी नजर Decision होती है। अभी बहुत- पे नहीं होती है, जिसकी नजर लंबी होती है कि ये फैसला, आज का जो मेरा फैसला है, आज का जो मेरा डिसीजन है, आज को सर। मेरा उनके साथ बैठना, वो मेरे लॉन्ग के लिए, बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान के लिए भी और अपने लिए भी बहुत बेहतर बहुत बहुत होगा। शुक्रिया डॉक्टर उमेश कुमार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये ऑन गोइंग डिबेट है, हम इंशाल्लाह इसको अपनी मुतअद्दिद नशिस्तों में उठाते रहेंगे। अभी छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो बजट 2021-2022 के हवाले से जरूर गुफ्तगू करेंगे। इसका जो सेक्टर है कॉटन, कपास, इसकी पैदावार में कैसा इजाफा किया जा सकता है। हम कहते हैं हमारी 4 जो फसलें, उनमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पैदावार हुई है, कॉटन क्यों पीछे हो गया है, इसके क्या मसाइल हैं, क्या वजूहत है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आएंगे, वक्फा ले लीजिए। मुल्क के नामवर सहाफियों और कॉलम निगारों की बेहतरीन टीम, जिनका काम खबर को सही जाविये से परखना और बेहतरीन अंदाज में कारीन को आगाह रखना है, ताकि कारीन करे हर नई सुबह का आगाज पाकिस्तान के बेहतरीन उर्दू अखबार रोजनामा नई बात के साथ। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। सीनियर सहाफ़ी जाहिद फारूक मलिक की ज़ेर अदारत जुड़वा शहरों से शाये होने वाला अखबार रोजनामा मेट्रो वॉच रवां बरस अपनी कामयाबी के 10 साल मुकम्मल कर रहा है। रोजनामा मेट्रो वॉच इस सिलसिले में तबातुर के साथ कामयाबी के इन 10 सालों के हवाले से खुसूसी अशातों का भी एहतमाम कर रहा है, जिसमें खुसूसी मज़ामीन, इंटरव्यूज़ और फीचर्स शामिल हैं। आज ही अपने हॉकर से रोजनामा मेट्रो वॉच की कॉपी बुक करवाएं और विजिट करें www.metrovatch.com.pk। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने ब्रेक पर जाने से कबल आपको बताया कि हम बजट 2021-22 जो कि इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट में ज़ेर बहस है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और हमने लास्ट टाइम बात की थी स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज के हवाले से। आज हमने सब्जेक्ट चुना है कॉटन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं देख रहा था कपास, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसकी ये रीढ़ की हड्डी की इसकी हैसियत है। और हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है और उससे मुंसलिक टेक्सटाइल सेक्टर, वही हमारी एक्सपोर्ट्स का मेन पिलर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ बात करते हैं कि चावल, हमारी शुगर, गन्ना, हमारी मकई, इसमें हमें बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन कॉटन में जो पाकिस्तान एक लीडर माना जाता था, अब इस दफ़ा कमी वाक़या हुई है। इसकी क्या वजूहात हैं, तो हमें बहुत खुशी है कि हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद थे, हमने इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के इनको मदऊ किया, इनका शुक्रिया। स्टूडियोज़ में लाए हैं डॉक्टर जैसुमल लेमानी, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने पीटीवी के प्रोग्राम सच के साथ के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, पीटीवी के नाज़रीन को बताइएगा क्या वजह बनी कि कॉटन जो है उसकी पैदावार में कमी वाक़या हुई है? क्या काश्तकार नहीं लगा रहा, इसकी से क्यों हटा, और हमारा जो एक बड़ा ज़बरदस्त टेक्सटाइल सेक्टर इसकी वजह से खड़ा हुआ है और वो इस वक्त बेहतर परफॉर्म भी कर रहा है लेकिन पूरा पोटेंशियल नहीं मिल रहा, उसके लिए क्या करना चाहिए? इस बजट में उसके लिए क्या चीज़ रखी गई है? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन का, जिन्होंने मुझे आज मदऊ किया है कॉटन के क्रॉप के हवाले से। जी जी। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी मैशत में उसका जो बैकबोन है, जो ज़राअत में भी कॉटन है। जी जी। कॉटन को अगर आप देखेंगे, ये रिवर इंडस की क्रॉप है। दुनिया सारी में जो हमारा सीड गया है, अगर कॉटन हुई है, वो रिवर इंडस से गई हुई है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि कॉटन हमारे पास मुसलसल यानी कि सस्टेनेबल होती थी 13 मिलियन बेल, 12 मिलियन बेल, 14 मिलियन बेल, 15 मिलियन बेल। लेकिन पिछले 5 सालों से, यानी 5 साल 2014-15 में हमने 14.7 मिलियन बेल उठाई थी जी। उसके बाद जब क्रॉप हमारे पास जो कॉटन पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, उन पे उनका यानी कि काम करना छोड़ दिया क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी। ये सरकारी इदारे थे जिन्होंने काम करना छोड़ दिया या गैर सरकारी इदारे थे? बिल्कुल सरकारी इदारे थे,
लेकिन उसको जो पे मिलती थी, सैलरी मिलती थी, वो एप्टमा पे करती थी। जो फंड होता था ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स वो एसोसिएशन, देते थे उनको, तो वो नहीं देने लगे सेस के फॉर्म में। पिछले 3 सालों से उन्होंने कोर्ट में चले गए, उन्हें स्टे ले लिया, तो उनके तनख्वाहें बंद गई, तो वो कैसे काम करेंगे रिसर्च पे। तो ग्रेजुअली ये डिक्लाइन हुआ, यानी कि 14.7 से निकल कर 13 पे, फिर 11 पे, फिर 9 पे। लास्ट ईयर 5.6 मिलियन बेल हुई हमारी, 5.6 मिलियन यानी कि बेल्स हुई 30 और साल 14 मिलियन होती थी। 15 मिलियन के करीब करीब, यानी कि 30 साल के बाद ये कॉटन, नहीं तो 30 साल पहले हमारे पास इतनी थी कॉटन। तो कॉटन की जो वजह ये कि ग्रोअर के पास दूसरे ऑप्शन आ गए हैं। क्या? मेज़ आ गई, क्योंकि उनके सीड हाइब्रिड आ गए। इसी तरह राइस में हाइब्रिड सीड आ गया। इसी तरह शुगर केन को एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बनाकर उनको प्रोमोट किया गया, क्योंकि उनको सब्सिडी दी गई। हमारे गंदम में गंदम का कम होना भी कॉटन की वजह से, क्योंकि कॉटन जहाँ उगती है तो निकलती है, तो उसकी जगह रिप्लेस गंदम होती है। कॉटन की कम होने की वजह से गंदम भी हमारे पास क्रॉप कम होने लगी, क्योंकि और उसके पास हमारे ग्रोअर को कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कॉटन निकलेगी तो और दूसरा कोई क्रॉप। सिर्फ रिसर्चर्स के ना होने की वजह से कॉटन की पैदावार में कमी है? रिसर्चर नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर है। ये मेन तो है हमारे मुल्क की पॉलिसी, क्योंकि एक सेक्टर को जिसकी हमारी जो एक्सपोर्ट है, तो ये तो बड़ा वाइटल सेक्टर है। सही, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल कॉटन है। हमारी अगर 24 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें 16 बिलियन हमारी टेक्सटाइल है। और इस साल हमारी 5.6 मिलियन बेल, यानी कि हमारी कंजप्शन 14 से 15 मिलियन बेल है। टोटली हम इंपोर्ट पे चले जाएंगे, यानी कि अभी हमारे पास जो रह गई है 5.5 मिलियन बेल हुई इस साल, तो हम टोटली इंपोर्ट बेस्ड हो जाएंगे। क्योंकि हमारे कुछ सोच है कि हम उसको बांग्लादेश यानी कि मॉडल या वियतनाम मॉडल पाकिस्तान को बनाएं, लेकिन इनको हमारे उन भाइयों को समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की रूरल इकोनॉमी, जो हमारे लोगों की जो रोज़गार है, वो पूरे का पूरा जो हमारा 70% एरिया है वो कॉटन पे है। अभी मुझे पता है मौजूदा हुकूमत का तो बहुत एम्फेसिस और फोकस है कि जी हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकलाबी तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं और किसान को बहुत सी मराद दी जा रही हैं। इस बजट में कॉटन सेक्टर को उठाने के लिए कोई मराद दी गई है? कोई नहीं सी, कोई नहीं दी गई। मेरी 1300 जिनिंग फैक्ट्रियाँ थी, इस साल 442 जिनिंग फैक्ट्रियाँ चली हैं। यानी कि आप सोचो कितने यूनिट सिक हो गए हैं, बंद हो गए हैं, और कितने लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ है। तो अगर हुकूमत हमें सुनती नहीं, हमें बिठाती नहीं, हमें पूछती नहीं है। हमने तो जब बजट पे प्रोग्राम किया तो हमें टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों ने कहा, हमारी राय को बड़ा शामिल किया गया। सर, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, कराची, शारिक वोरा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में बैठे हुए थे। तो आप लोगों के आप इस्लामाबाद में मौजूद है, मिले ना? इस वक्त तो बजट तजवीज़ पर बहस हो रही है। सही बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो भी पॉलिसी बनती है ना, वो बड़े लोगों के, तो ये कॉटन वाले भी बहुत बड़े लोग हैं। बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। तो ये आप लोग भी ताकतवर लोग हैं। हम SME है ना, हम छोटे सन्नतकार हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ SME। आप तजावीज़ क्या हो? तजावीज़ मेरी ये कि पाकिस्तान में एक इमरजेंसी बेसिस पे एक बोर्ड बनाया जाए, जिसमें सारे स्टेक होल्डरों को बिठाया जाए, और उस बोर्ड की जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर खुद बने, और जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, हमारा सैयद फखर इमाम ने बहुत बड़ी मेहनत की है, लेकिन वो बेचारा बेबस बैठा। कैसा बेबस? वफाकी वजीर कह रहे हैं कि मेरी चलती नहीं है, मानता नहीं है। जब मेरे कैबिनेट में लेके जाता हूँ मेरी सुनते नहीं है। तो कॉटन को 2 साल पहले हमारे मेजर क्रॉप से निकाला गया। जो कॉटन हमारे मेजर क्रॉप में आती थी, शुगर केन, कॉटन, अपना वीट, तो हमारे कॉटन को मेजर क्रॉप से निकाला गया। तो आज तक भी हमने पूरा साल, मैंने खुद सेरिना में एक कॉटन सेमिनार करवाया, फिर सारे MNAs को जो कॉटन बेल्ट के एरिया में रहते थे उनको बुलाया। जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर थे उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब थे, हमारे सैयद फखर इमाम साहब थे, और बहुत सारे हमारे जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज थे, वो सारे लोग आए थे। हमने उनको यही कहा था कि कॉटन के क्रॉप के रिवाइवल के लिए कोई आप इमरजेंसी बेसिस पे बोर्ड बनाएं और कॉटन फ्रेंडली पॉलिसी लेके आए कि ग्रोअर को एक ऐसा इंसेंटिव दें कि वो कॉटन पे डाइवर्ज हो। ठीक है, एक तो ये आपका नुकता कि आप बोर्ड बनाएं,
ये सूबाई सब्जेक्ट है ना एग्रीकल्चर? नहीं, ये सूबाई नहीं है, ये हमारे नेशन, क्योंकि जो भी कुछ चीज़ें हैं पॉलिसीज जो है। लेकिन मेरा सवाल एक ज़िम्नन ये था, एक तो आपने कहा बोर्ड बनाया जाए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान उसको हेड करें, ये आपकी बात चूंकि पीटीवी के थ्रू जा रही है। सूबाई हुकूमत ने जो बजट दिया है, सिंध का बजट भी है, पंजाब का भी आया है, वो हमारे बेसिकली फूड बास्केट है दोनों सूबे, उन्होंने कोई मराद दी है? सही, उन्होंने जो मराद दी थी वो 2 साल 2.5 साल पहले एक वज़ीर आज़म से उन्होंने फंड रखा था, उसमें स्पेशली कोई कॉटन स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं दी है। अच्छा, कुछ कोविड की वजह से ग्रोअर को सबसे बड़ी ज़्यादती ये कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को लो मार्कअप, यानी कि अगर एक्सपोर्ट करता 3% लेती है, लेकिन ग्रोअर से 10% मार्कअप लिया जाता है। एग्रीकल्चर में अगर एक छोटा आदमी है उसको आप खर्चे बढ़ाओगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ गई है। जी जी, हमारे पास फर्टिलाइज़र की बोरी 500 रुपये, अगर हम पड़ोसी मुल्क में जाएंगे हमारे यहाँ 2000 रुपये, पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तानी करेंसी में 2000 रुपये, यानी कि हमारे यहाँ 2000 है, उधर 500 रुपये है। तो आप सोचो, हमारा ग्रोअर, हमारा कॉम्पिटिटर इंडिया है, हमारा कॉम्पिटिटर चाइना है। बांग्लादेश में रॉ कॉटन नहीं होती है, ओके, वो इंपोर्ट करते हैं। लेकिन असल चीज़ ये कि जो हम कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, जिसमें हमारा चौथा नंबर था, पहला नंबर पहले अमेरिका का था, फिर पहले चाइना का था, फिर अमेरिका का था, फिर इंडिया का था, फिर हम थे। अभी हिंदुस्तान सबसे टॉप पे चला गया है। 2004 में इंडिया में 11 मिलियन बेल होती थी, हमारे यहाँ 14 मिलियन बेल हुई है 2004 में। और उन्होंने एक टीएमसी प्रोग्राम लेके आए, उन्होंने 3 काम किए, यानी कि एक तो उन्होंने सीड, जीएमओ सीड लेके आए जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ी, यानी कि पेस्ट रेजिस्टेंट, क्योंकि कॉटन एक सेंसिटिव क्रॉप है, उस पर पेस्ट लगने के बड़े चांसेस है, तो पेस्ट फ्री सीड लेके। आप लोगों ने टिड्डी दल का भी हमला हुआ पाकिस्तान में। हाँ, वो सब हर जगह हुआ था, पेस्ट का सही, पेस्ट टिड्डी दल भी उसी में है, मैं इसलिए कहा। हाँ जी जी, तो पेस्ट प्लस उन्होंने एक प्रोसेसिंग में उन्होंने डबल रोलर जिन लेके आए। तीसरा, उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, उन्होंने शंकर 6 के नाम से। 3 काम किए जिसकी वजह से ग्रोअर को अच्छा रेट मिला। आज 2006 से आज 2021 है, यानी कि मुसलसल 11 की जगह 35 मिलियन बेल, कभी 36 होती है, कभी 38 होती है, ये मुसलसल ले रहा है। हम भी अपने हुक्मरानों को यही कहते हैं कि आप एक सस्टेनेबल पॉलिसी बनाएं, क्योंकि हमारी जो मुल्क की इकोनॉमी है उसका जो बैकबोन है वो टेक्सटाइल सेक्टर है, क्योंकि वो बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट। वजीर खजाना शौकत तरीन साहब कहते हैं कि अगर इस मुल्क में ग्रोथ रेट को बढ़ाना है, बेरोजगारी को खत्म करना है, तो हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। तो एक्सपोर्ट्स तो सब टेक्सटाइल पे बेस कर रही है। सही, एक्सपोर्ट तब बढ़ेगी जब आपकी ग्रास रूट लेवल से आप, मैं वही कह रहा हूँ कि जब अगर हदफ ये है तो इस तरफ तो हुकूमत खुद कह रही है, वजीर खजाना साहब की उस दिन में सुन रहा था परसों कौमी असेंबली में कहते हैं कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं कहता हूँ सबके इंटेंशन पॉजिटिव हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैं अपने एक्सपीरियंस, हमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो स्टेक होल्डर जैसे एप्टमा है, जिन्नर है, ग्रोअर है और हुकूमत है, ये चारों बैठेंगे इकट्ठे, फिर जिन को हर किसी को। जिन्नर का क्या रोल होता है? सही, जिन्नर सिर्फ ग्रोअर से कॉटन प्रोसेसिंग करके स्पिन को देता है, तो आम जीनिंग लेवल तक दुनिया में कई टैक्सेस नहीं है। हमारे आप सीड निकालते हैं कॉटन का? हम सीड को सेपरेट करते हैं, लिन को सेपरेट करते हैं। ओके, यानी कि हमने ग्रोअर से कपास ली खेतों से, उनको पैसे देते हैं ग्रोअर को पूरे जो लेते हैं? सही, हमारे पास जैसे ही उन्होंने इतने हमारे ऊपर टैक्सेस के बर्डन है, पिछले 3 सालों में हमारे पास 3 टैक्सेस लगे। एक सेल टैक्स लगा कॉटन लिंड पे, फिर एक खली पे टैक्स लगा, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है इसी की। ठीक है, इसके बाद आप ग्रोअर से लेते हैं, उसके बाद आप उसको सीड को अलग करते हैं, लिंड को अलग, फिर आप चले जाते हैं टेक्सटाइल वालों के पास। मैं आपको बताता हूँ, हम जब ग्रोअर से कॉटन लेते हैं तो हम प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक, उसको सेपरेट करेंगे, बिनोला बेचेंगे मार्केट में, रुई बेचेंगे मार्केट में। ओके, जो उनकी रेट मिलते हैं प्लस हमारे जो खर्चे आते हैं, जिसमें मेजर खर्चे हमारे टैक्सेस के हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान हर रोज़ बरोज़ टैक्सेस बढ़ा रही है। इसके बाद हमारे पास बिजली बहुत कॉस्टली है। जी जी, वो है। इसके बाद हमारे पास महंगाई की वजह से लेबर कॉस्टली हो गई है। तो हम 3 मेजर खर्चे होते हैं जो हम डालकर ग्रोअर को दे देते हैं। अभी पिछले 5 सालों से 4 सालों से मैंने आपको कहा कि हमारे जीनिंग यूनिट बंद हो गए। अगर वो प्रॉफिट में होते, अगर वो वायबल होते तो वो बंद नहीं। बात है, ये जो इतनी आप बता रहे हैं जो कमी वाकई हुई, एक दिन में तो नहीं हुई, 1 साल में, इस पे तो साल
काम नहीं हुआ जिसकी वजह से आज हम इस नहज पर हैं? मैं कहता हूँ पंजाब में 60 लाख एकड़ पे कॉटन कास्ट होती थी, इस साल अगले साल हुई थी 38 लाख, इस साल हुई है 31 से 32 लाख। अगर 32 लाख का 60 लाख, आधा 50% एरिया ही हमारी पंजाब में रिड्यूस हो गई। और सिंध में? सिंध में हमारे पास इस साल जो है 12 से 13 लाख हुई है, वैसे सिंध में हमारी 16 लाख होती थी। तो ये एरिया रिड्यूस हुई है कि ग्रोअर को रेट नहीं मिल पा रहा है, ग्रोअर दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट हो रहा है, उसको किसी भी सेंस में सिक्योर नहीं है, वो न वो उसका बारिश की वजह से डैमेज हो जाए उसको कोई गवर्नमेंट कंपनसेट नहीं करती, उसको अगर इंश्योरेंस कोई नहीं होता कॉटन क्रॉप का। दुनिया में ये कॉटन को इतना सपोर्ट करते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, तब वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो सस्टेन कर पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने डॉक्टर जैसुमल नेमानी साहब, आपने कुछ ऐसी गुफ्तगू की, मेरे लिए भी बड़ा नॉलेज में इजाफा हुआ। और मैं ज़रूर सैयद फ़खर इमाम साहब को बल्कि हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और बज़रिया टीवी भी दावत दे दूँ कि आप ज़रूर हैं और ये जो इश्यूज़ उठाएं डॉक्टर साहब ने, ये अगर नहीं एड्रेस होंगे तो कॉटन और हमारी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगी? सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हमारे जो अभी मैं कह रहा हूँ एमरजेंसी बेसिस पर अनजीन्ड कॉटन तक जो भी टैक्सेस हैं उसको ख़त्म करके हमें सर्वाइवल दिया जाए, और जो बिजली हमें मिलती है सही स्पिनिंग को मिलती है 7, 7.5 या 8 सेंट में, ठीक, हमें मिलती है 25 रुपया यूनिट। वो सर वो तो आपको पता है, जब किसानों के वफूद का भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकात की तो उनका भी यही था कि हमें यूनिफॉर्म रेट दे दें आप। हाँ। इस पे पीएम साहब ने कहा इस पे हम सोचेंगे, लेकिन चूंकि कैपेसिटी पेमेंट और ये इश्यूज है, बारकैफ आपने अहम नुकात उठाई, तजवीज़ आपकी ऑन एयर चली गई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने पीटीवी के प्रोग्राम में शिरकत की और एक अच्छी गुफ्तगू की। व्यूअर्स, ये आज की गुफ्तगू थी, बड़े अहम नुकात उठाएं। हम कोशिश करेंगे फ़खर इमाम साहब को किसी नशिस्त पर जहमत दे और उनसे ये नुकात उठाएं। बारकैफ इनकी सजेशन सामने है, जो ताकत के ऐवान में इक़्तिदार में लोग बैठे हैं, ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि उसकी तरफ ज़रूर तवज्जो देंगे। प्रोग्राम सच के साथ में नशिस्त कैसी लगी? कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।